प्रारंभ ट्री में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पढ़ चुके थे, अभी घटना चक्र चल रहा है और ये वीडियो नंबर 2 है। कल हम लोग जो भी हुआ यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ चुके थे, मैसूर का पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय। सही कथन देखते हैं इसमें सही कथन क्या है। ठीक है, आज हम लोग क्या देख रहे हैं? गवर्नर जनरल, वाइसराय। कल मैसूर, पंजाब हम लोग देख चुके हैं, कंपनियों का आगमन देख चुके हैं। आज ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। और कुछ है इसमें? नहीं है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए जन प्रशासन का जो नींव था, मतलब प्रशासन का नींव कौन रखे थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। अपना देखिए उसकी ऊपरी संरचना को किसने ठीक किया? तो कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने वाले श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। और लॉर्ड डलहौजी एक नीति अपनाए थे जिसका नाम क्या था? हड़प नीति। उसको क्या कहते हैं? हड़प नीति, या फिर इंग्लिश में आप लोग इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण अपना इन्हीं का मेन कारण भी था 1857 की क्रांति में। ये 2-3 कारण में से एक कारण ये भी था कि लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति अपनाकर क्या किए थे? जितने भी था, झांसी को हड़प लिए थे, अपना लखनऊ को हड़प लिए थे, उसके बाद सबसे अंतिम में अवध को हड़पे थे। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सब था। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा ये क्या कह रहा है? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये महत्वपूर्ण है, याद करने वाला। अब देखिए घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम क्या है, मतलब कब कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि कब हुई? अगस्त 1765। और वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया कब? तो 1774 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको बोला जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने। बंगाल के द्वैध प्रणाली की जनक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। द्वैध प्रणाली मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब देखते हैं कथन ए और असर्शन रीजन। आजकल एग्ज़ाम में बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो या बहुत सारा एग्ज़ाम है, उसमें क्या करता है? पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसमें आपको कथन दे देगा, कारक दे देगा, उसके बाद पूछेगा कथन कारक का सही व्याख्या करता है, नहीं करता है, दोनों सही है या नहीं है। तो इसमें देखिए पहला देखिए क्या है। पहला यह है, कथन क्या है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो कौन अस्वीकार कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। देखिए एक सर जॉन विलियम है जिन्होंने मतलब अगर भारतीय शिक्षा को सम्मान दिया, और सर विलियम जोन्स का मानना था कि हमारा भारतीय शिक्षा के बारे में जानना चाहिए, हमारा इसे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। सर विलियम जोन्स मतलब समझिए ये भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है बहुत भाषा का जानकार। दूसरा रीजन क्या है इसका? वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरब के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। यहाँ देखिए कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
देखिए वारेन हेस्टिंग्स भी भाषाविद थे और विलियम जोन्स भी भाषाविद थे। विलियम जोन्स बताए भी संस्कृत, फारसी, अरबी इस सबके भी जानकार थे और वारेन हेस्टिंग्स भी थे। तो ये दोनों क्या है, सही है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स। और शुरू कौन किया था, तो शुरू अभी तुरंत हम लोग देखे थे रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ पे है रॉबर्ट क्लाइव। तो शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, और ख़त्म करने का श्रेय किसको जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। अब सुमेलित देखिए, हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। सहायक संधि 1798। ये सहायक संधि वो वाला था जब हम लोग देख रहे थे ना, वहाँ लड़ाई हो रहा था मैसूर वाला, तो वो है सहायक संधि। और एक सहायक संधि कब हुआ था अपना, 1765, इलाहाबाद की संधि जो था। अब देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब मिला, 1833। सॉरी, अधिकार कब समाप्त हुआ, तो 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया कब, 1813 में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंबिंदिता सिविल सेवा, मतलब जिसको कहते हैं ना सिविल सेवा, हम लोग जो अभी है कोवेनेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा, जिसे अभी हम लोग जान रहे हैं सिविल सेवा का परीक्षा जो IAS IPS ये सब होता है, इसका कौन किससे जानी जाती है, जानी गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अब देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ाया कंपनी बहादुर को शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था, तो दरोगा को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थित कहाँ पे है, गाजीपुर में स्थित है। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो कौन कौन किया था, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ देखिए बासीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, कौन कौन किया था, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। कौन कौन किया था, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था, तो पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को क्रियान्वित किया था, कौन किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। सहायक संधि का होता था कि किसी भी राजा पे सहायक संधि थोप दिया जाता था कि आपसे शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, हम क्या करेंगे। अंग्रेज उसको क्या करता था, सेना प्रोवाइड करता था और कहता था सेना को वेतन भी आप ही दीजिएगा, ठीक है, और उसके बदले रुपया भी लेगा कि हम आपको सेना दे रहे हैं आपके सुरक्षा के लिए, और ब्रिटिशर्स भी रुपया लेगा और सेना को रुपया कौन देगा, तो वो भी राजा ही देगा। तो वो था सहायक संधि। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, कौन था, तो हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम आप देख ही रहे हैं, वो हमेशा इनएक्टिव रहे थे, किसी भी युद्ध में अच्छे से नहीं आए थे। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्य कौन कौन था, तो देखिए हैदराबाद था, मैसूर था, अवध था तथा सिंधिया था। देखिए मैसूर में सहायक संधि आप लोग देख चुके हैं, 1798 में हुआ था। हैदराबाद देख ही रहे हैं कि सहायक संधि में है। अवध में सहायक संधि हुआ था, और अवध में तो मतलब हड़प नीति के कारण पहला सहायक नीति के थ्रू क्या क्या था, आधा अवध ले लिया, दूसरा हड़प नीति के कुशासन का आरोप लगा के अवध को पूरा ले लिया था। चौथा था सिंधिया। 1857 की क्रांति में पढ़िएगा कि सिंधिया जो था अंग्रेजों का मदद किया था, सिंधिया भारतीय का साथ नहीं दिया था। अब देखिए सुंगेवली की संधि हुई थी, कब हुई थी, तो 1815 में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, अवध का नवाब। अवध का नवाब क्या था, पहला तो बताए थे ना, अवध को क्या किया था, पहला सहायक संधि देकर आधा अवध ले लिया था। नोट, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा, ठीक है। अगर वहाँ क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे कि वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था, उत्तर हैदराबाद। अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था, तो अवध था, ठीक है। भारतीय राज्यों
राज्यों पर अंग्रेज प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो कौन था? तो कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अब देखिए, कल बताए थे बक्सर का युद्ध कौन किया था? नेतृत्व हेक्टर मुनरो। और अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध 1757 में कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन किया था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली कौन किया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान को मारा गया था। टीपू सुल्तान कब मरा था? 1799 ईस्वी में। तो वही चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध के बारे में बोल रहा है। ठीक, अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये किसके किसके बीच हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ये हुआ किसके किसके बीच था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। तो अंग्रेज तरफ से थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंध है किसके तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। कब रहे थे? 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। अब देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, अभी तुरंत पढ़े हैं तृतीय युद्ध से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, अब देखिए, देखो ठगों के दमन से संबंध है। ठगों के दमन से संबंध कौन था? तो कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंद कौन लगाया था? तो विलियम बेंटिक। अगर सती प्रथा से पूछा जाता है तो सती प्रथा में हम लोग के कौन आए थे? राजा राम मोहन राय। जिस पे पाबंदी मतलब ख़त्म कौन कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी। कब की गई थी? तो 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों का निर्यात को रोका गया। कब? 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। किसके आरोप में? कुशासन का आरोप में। हम बताए भी लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे? कुशासन का आरोप लगा दिए थे अवध पे और हड़प लिए थे। कब हड़पे थे? तो 1856 में। और इसी के एक साल बाद क्या हो गया था? 1857 का क्रांति हो गया था। ठीक, अब देख, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कब? 1856 में। नागपुर, जयपुर, संबलपुर और सतारा में से वह राज्य जिसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था। तो किसको नहीं किया था? तो जयपुर को। और पूछे किसको किसको कर दिया था? तो नागपुर को किया था, संबलपुर को, सतारा को और अवध को। ठीक है, अब देखिए सही योग। 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का, 1856 अवध, 1852 उदयपुर का। बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था तो लॉर्ड डलहौजी। इसी को कहते हैं विलय की नीति कहिए, हड़प नीति कहिए, या अपना इंग्लिश में दिया तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रू, दूसरा देखते हैं। जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। कौन कौन? सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। ठीक, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। कब हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में।
लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में। ठीक। सिंध का ब्रिटिश पर कब्जा कब हुआ था? तो 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, उसमें अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। कौन था? तो जेम्स आल्ट्रॉम। देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो क्या है? लॉर्ड डलहौजी। अगर कुछ बुरा काम किया है डलहौजी, तो अच्छा भी काम किया है। रेलवे लाइन बिछाया था सबसे पहले कौन? लॉर्ड डलहौजी। डाक टिकट का चालू कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये सब याद रखिएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे से थाने तक। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी, कब हुई थी? 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, उस कंपनी का क्या नाम था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्रियान्वित किया गया था। कब हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी क्या हुआ था? हट गया था 1854 में। उसके बाद कौन आ गए थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक। अब आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का क्रांति हुआ और 1858 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन किसके हाथ में चला गया था? तो महारानी के हाथ में, मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो ब्रिटिश क्राउन प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब? 1858 ईस्वी की समाग्री की घोषणा ने। समाग्री की घोषणा मतलब ब्रिटिश की महारानी की घोषणा में क्या कहा था कि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र, जैसे रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को बैठा दी थी तो उसका झांसी हड़प लिया था, तो दत्तक पुत्र को क्या कर सकते हैं? अब राजा बना सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो कौन किया था? लॉर्ड एलनब्रो ने। अब देखिए, सही सुमेलित युग्म कौन कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, मतलब वही व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति, ये सब इसका था। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह हुआ था इनके शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटेक 1829 में 17वां रेगुलेशन हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था, कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त पेशवाई को समाप्त किया गया था, कब? 1818 में। अब सही सुमेलित फिर है। सर जॉन शोर निष्क्रियता, लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा देखिए, ये देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयनीकरण, वही अवध का विलय, मतलब उसको हड़प लिया था। और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग का ही उपज था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इनके कौन थे स्थापक जो भी बोलिए, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। ठीक है, उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटेक चार्टर एक्ट 1833 का पारित हुआ था। लॉर्ड लिक्टन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, राजपूताना का देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 1818
की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसमें हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। आगे, वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा रहा, कौन थे? तो जॉन लॉरेंस। ठीक है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था, कौन किया था? लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो उसमें कौन थे? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत का क्या हुआ था? प्रथम जनगणना हुआ था। देखिए, वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर कर रहे थे तो एक दंडीय अपराधी द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, वो कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। मतलब लॉर्ड मेयो भ्रमण पे गए थे, इनको क्या हुआ था? मार दिया था वहाँ पे। वह वायसराय जिसने जिसने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो कौन किया? लॉर्ड मेयो ने। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के 1870 की संकल्पना के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? पहला क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ठीक है। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। इसके मौजूदा असमानता को सुधार करने का प्रयास किया। इसने प्रांतों का वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। कौन किया था? तो ये सब लॉर्ड मेयो के बारे में बताया जा रहा है। लॉर्ड लिट्टन से संबंधित है, क्या क्या है? स्ट्रेचरी कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे पढ़िएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बोलने का आज़ादी खत्म हो गया था। सशस्त्र अधिनियम में भारतीय आदमी अपना बंदूक नहीं रख सकते थे, कोई हथियार नहीं रख सकते थे, ये सब इनसे छीन लिया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर लॉर्ड लिट्टन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था। लॉर्ड लिंथियागो, लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक काल। सबसे पहला कौन था? लॉर्ड लिंथियागो। दूसरा था लॉर्ड कर्जन। अब देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासित संस्थाएं 1822 में सशक्त की गई, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वहाँ लिट्टन अलग है, रिपन अलग है। इलिबर्ट बिल विवाद संबंध था। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। देखिए, इलिबर्ट बिल जो था, इलिबर्ट बिल विवाद था। इलिबर्ट बिल में ये बोला गया था कि कोई भी ब्रिटिशर्स पर, अंग्रेज़ों पर अब क्या कर सकते हैं? भारतीय न्यायाधीश भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या हुआ? बहुत विवाद हुआ था, अंग्रेज सब गया, जिसके कारण इलिबर्ट बिल को वापस ले लिया था। ठीक। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि को घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासक का आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है, किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक। देखिए, क्लाइव था बंगाल में दोहरा शासन का जनक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। लाभ पढ़िएगा, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। और 1905 के बाद देखिएगा, 1905 में विभाजन हुआ और 1906 में अपना मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, किसके शासन? लॉर्ड कर्जन के काल में। देखिए, प्राचीन स्मारक जो भी राजा महाराजा का बना हुआ था उसको क्या हुआ? संरक्षण करने का एक्ट पारित किया गया था। अभी के समय में क्या है? जो भी प्राचीन है उसको क्या करो? तोड़ के हटा रहा है। और सोचिए, देखिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, कौन किया? GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इम्पोरियल कैंडेट कॉफर्स की स्थापना की थी, किसने? लॉर्ड कर्जन ने।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम है। कौन कौन पहले लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। ठीक है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है को क्या है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बना दिया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। और इसी के शासनकाल में हुआ था अपना बंगाल विभाजन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कौन कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में देखिए क्या क्या है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट का चट्टान प्रस्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमान को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था, तो कौन किया था? लॉर्ड मिंटो। ठीक। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ये पूछता एग्जाम में, भारत में एक यहूदी वायसराय कौन हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट आया, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लिप्पन, इल्बर्ट बिल रिप्पन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेंस की नीति कौन अपनाए थे? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। अब सही सुमेलित कीजिए। देखिए, हड़प नीति, डलहौजी पता याद भी हो गया वो सबको। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का दोहरा शासनकाल, रॉबर्ट क्लाइव। इसको ख़त्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। समाज सुधारक बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, सूची सुमेलित करना है इसमें। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है, का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। ठीक। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन क्या था? तो जेम्स एंड्रयूज ब्राउन, रेमजे डलहौजी का आरंभ और मार्किस। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन क्या था? गिलबर्ट जॉन, इलिट मेरी किनोड, मिंटो का अल। गवर्नर जनरल का सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन क्या था? अल्बर्ट पॉर्बलिस वेवेल, वाइसरायस और वेवेल। ये सब मिलान करने वाला है, इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक। अब देखिए, वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ था, तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं, नहीं चाहते हैं ज़्यादा बड़ा हो, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यही उम्मीद करते हैं कि आप सब याद भी करते जाइए इसको, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रारंभ ट्री में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।